दिया है, ठीक है, बढ़िया से देख लेना। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुन लीजिएगा। बताइए, कहता रिक्त स्थान में सबसे ध्वनि का पिच, हम बोले थे भैया तीव्रता, तीव्रता इसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, क्या कहते हैं इसको, एक है क्या तारत्व, तारत्व बोले तो पिच, तारत्व बोले तो क्या पिच। अब बताओ ये किस पर निर्भर करता है, आयाम पर, किस पर निर्भर करता है, और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तीव्रता निर्भर करता है आयाम पर और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, सही है ना। अभी हम लोग साउंड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो कहते हैं ध्वनि का पिच इसके डैश पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो पिच है वो किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर, आंसर मार दें आवृत्ति। तीव्रता किस पर निर्भर करेगा, आयाम पर। इसके कारण ध्वनि क्या होता है, धीमा या प्रबल, इसके कारण ध्वनि क्या होता है, मोटा या पतला, मोटा या क्या होता है, पतला। क्लियर है, बोलो। भाई दोस्त मेरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, महा भी आए। अगला, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, बताओ जल्दी से, ध्वनि का तारत्व, तारत्व बोले तो पिच ना। एनसीईआरटी में जैसा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन पूछ दिया, यहां भी सेम क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो था एलपी टेक्नीशियन 2018 में सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया। अगला प्रश्न, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं, टोन। अब पिच तो जानता है, अभी तुरंत पढ़ाए हैं, पिच बोले तो तारत्व ना, और तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति। इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला। एक चीज और ध्यान रखना, जकर ध्वनि मोटा होगा ओकर तारत्व कम होगा, और जकर ध्वनि पतला होगा ओकर तारत्व अधिक होगा। जकर ध्वनि मोटा ओकर तारत्व कम, और जकर ध्वनि पतला ओकर तारत्व अधिक। नहीं समझा, जकर ध्वनि मोटा ओकर तारत्व कम, और जकर ध्वनि पतला ओकर तारत्व अधिक। बोलो हाँ। हर्ट्ज तो जानता है किसका, आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का सही मात्रक क्या, जो सा रे गा मा पा धा नी करता है, सा एगो नोट हुआ, रे दूसरा नोट हुआ, गा तीसरा नोट हुआ। बोलो रे, कहीं कहीं पर इसका आंसर में गड़बड़ी रहता है, इसको ठीक कर लेना। अब देखो, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, ध्वनि की प्रबलता, की ध्वनि का संवेदन, की ध्वनि की आवृत्ति, की संगीत। हमारे यहाँ कहता ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का प्रबलता प्रदान करता है, कि संवेदना, संवेदना। और धीमा और प्रबल सुनाई पड़ेगा, क्या कहेंगे उसको, प्रबलता। प्रबलता किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। और तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम। क्लियर है, तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम। आयाम का वर्ग जो है वो तीव्रता का समानुपाती होता है। आई जो है ये तीव्रता है, इंटेंसिटी है, और ए जो है ये आयाम है। आयाम का वर्ग तीव्रता के समानुपाती होता है। आयाम का वर्ग किसके समानुपाती होता है, तीव्रता के। आयाम का वर्ग तीव्रता के समानुपाती, यानी आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगा, आयाम घटेगा तो तीव्रता घटेगा। एक ध्वनि तरंग 4 किलो हर्ट्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन का मान कितना है, चला 4 किलो हर्ट्ज, इसको हम लिख सकते हैं 4000 हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर, लेमडा का मान दे दिया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बोले तो 0.40 मीटर। कहता है ध्वनि तरंग द्वारा इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, अगर आप कोई गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं तो बताओ 2 घंटा 120 किलोमीटर जाने में कितना देर लगेगा, 2 घंटा लगेगा। अगर आप गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं तो 2 घंटा में आप कितना दूर जाइएगा,
120 किलोमीटर। इसका मतलब अगर वेग आपको पता है तो कितना दूरी आप कितना देर में जाइएगा ये निकाल लीजिएगा। तो पहले आप हमको कह रहे हैं इतना किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो हम दोस्त निकाल लेते हैं v बराबर होता है n लैम्डा। n का मान है 0.40। हाँ, n का मान कितना है 4000, लैम्डा का मान है 0.40। यहां से पॉइंट हटा दीजिए, बचेगा कितना 100, 2020 गया, कितना हो जाएगा रे 1600 मीटर पर सेकेंड। आज जाना है 3.2 यानी 3200 मीटर जाना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। अब 3200 में कितना 3200, बोलवे नहीं करेगा। 1 सेकंड में जा रहा है 1600, तो 3200 में कितना जाएगा 2 सेकंड में जाएगा, नहीं है बुझा होगा, कितना देर में जाएगा 2 सेकंड में चला जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो हमको कह दिया कि भैया 10 सेकंड कोई गाड़ी है जो 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है, तो बताओ 300 किलोमीटर जाने में कितना देर लगेगा 3 घंटा। अरे कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही है, तो अगर उस गाड़ी को 300 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा 3 घंटा। उसके लिए आपको वेग पता होना चाहिए ना। तो v बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन लैम्डा। v बराबर क्या होता है एन लैम्डा। एक ध्वनि तरंग इतना किलो हर्ज की आवृत्ति, यानी n का मान दे दिया 3.5 किलो हर्ज, ये हो जाएगा 3.5 गुना 1000 हर्ज। अब यहां से पॉइंट उड़ेगा 10 ही गया, कितना हो जाएगा 3500 हर्ज। बहुत बढ़िया बात। इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे दिया है 0.1 मीटर, तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय है। अरे v बराबर क्या निकालना होगा एन लैम्डा। n का मान कितना है 3500, लैम्डा का मान कितना है 0.1, पॉइंट उड़ा 10, 10 10 गया, तो वेग कितना हो गया 350 मीटर पर सेकेंड। और जाना है 700 मीटर, कितना देर लगेगा 2 सेकंड लगेगा। देखो सेमे टाइप का सवाल खाली डेटा चेंज करके पूछा है, बोलवे नहीं करेगा। अगला प्रश्न, एक प्रसारण केंद्र इतना हर्ज की आवृत्ति और इतना मीटर प्रति सेकंड के साथ तरंग प्रसारित करता है, तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, नहीं बनेगा। सेमे टाइप का क्वेश्चन है, लैम्डा बराबर v बाय एन। चूंकि v बराबर क्या होता है एन लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा v बाय एन। v का मान कितना, v का मान कितना है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। एन का मान कितना है 71 गुना 10 के पावर 4, निकल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 3/71 गुना 10 के पावर 4। इसको सॉल्व करो ना कितना आता है, ये हो जाएगा 30,000, 3 को 0 दे देंगे तो 30,000/71 3 नंबर होगा। अरे देखो ना कितना नंबर होगा, ये होगा। कैलकुलेट करके बताओ ऑनलाइन वाला कितना होगा आंसर, आंसर बताओ क्या होगा। बोलो ना कितना बार में लगेगा। 7 चौका पहला डिजिट ना 4 होगा और दूसरा 2 हो जाएगा, दूसरा 7 चौका 28। अब बच्चा कितना 2 71 है तो 2 0 0, 7 दूनी 14, कितना आ रहा है ऑनलाइन वालों बताओ क्या आ रहा है आंसर 722.5 इज द राइट आंसर। एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति दे दिया है, n का मान दे दिया है कितना। एक के क्वेश्चन को चला कितना घुमा फिरा के पूछा है बोर्ड, अलग अलग एग्जाम 200 हर्ज, उसका गति है v का मान कितना 400 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है क्या निकालने तरंग दैर्ध्य, लैम्डा बराबर क्या होगा v बाय एन। v का मान है 400, n का मान है 200, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 मीटर इज आंसर। सब तो हर इंतजार में है 20 मीटर 2 मीटर 0.5 मीटर, हिसाबे से मारना न तो मामला गड़बड़ा जाए। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती निर्वात से।
इसका एक लाइन तो ये पूछता है ध्वनि का वेग निर्वात में पूछेगा तो कहना 0। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये जो लड़का लिखल है कि टीसीएस पैटर्न 2019, एक मतलब रेलवे का एग्जाम टीसीएस लेती है, टाटा कंसल्टेंसी। इसका 2019 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसका ही प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। ध्वनि का वेग निर्वात में 0। ध्वनि का वेग निर्वात में 0। अगला, ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है। क्या होगा आंसर? ध्वनि की गति को दबाव प्रभावित नहीं करता। फिर कहता है दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लैम्डा बराबर क्या होगा? v बाई एन। बोलवे नहीं करेगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v बाई एन। हमको ये बताइए, कह रहा है दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए। ये बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा? घट जाएगा ना। आंसर बताओ, कमी आएगी? बोलवे नहीं करता है। बोलो ऑनलाइन वालों, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों में गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता, सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक। अरे तापमान गर्मी में ज्यादा कि सर्दी में ज्यादा? आपको पता है ना, ध्वनि का वेग जो है तापमान के वर्गमूल का समानुपाती। ध्वनि का वेग प्रत्यास्थता का, ध्वनि का वेग प्रत्यास्थता का समानुपाती। ध्वनि का वेग आर्द्रता का समानुपाती। ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमणानुपाती। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतने तो पूछता है तो कहते हैं कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग, सर्दी का मतलब यहाँ ठंडी से है, कम तापमान है। गर्मी का मतलब गर्मी से है, तो सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता। क्यों? क्योंकि गर्मी में तापमान ज्यादा है। आंसर, आर्द्रता को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। जब सर्दी गर्मी की बात हो रही है, शुष्क और आर्द्र की बात होगी तब आर्द्र में ज्यादा। बताओ, ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग किसमें ज्यादा? आर्द्र में कि शुष्क में? आर्द्र में ज्यादा या शुष्क में कम। क्यों? क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। लेकिन अगर यही कह दे दोस्त मेरे कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, ध्वनि 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 का वेग, ध्वनि का वेग सर्दी में ज्यादा कि गर्मी में? तो गर्मी में ज्यादा या सर्दी में कम, क्योंकि तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। जल्दी से लिख लो ऑनलाइन वालों, जल्दी से बताओ। लिखल हो गया तो एक टाइप करो। यहाँ जो एम है वो गैसों का अनुभार है, यहाँ टी जो है वो तापमान है। हो गया? जितना चला लिखा रहे हैं सबको नोट भी करते जाओ एक जगह अलग से। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। पढ़े? आर्द्र में ज्यादा कि शुष्क में ज्यादा? तो कहेंगे आर्द्र में। सर्दी में ज्यादा कि गर्मी में ज्यादा? गर्मी में। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए 0.1 सेकेंड। देखो, स्पष्ट सुनने के लिए भी दो ध्वनियों में अंतर 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड का होना चाहिए, और स्पष्ट देखने के लिए भी 0.1 सेकेंड
या 1/10 सेकंड होना चाहिए। हाँ, दो प्रतिबिंब में अगर आप अंतर क्लियर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए दो प्रतिबिंब में, और सुनने के लिए भी 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड। लिख लिया? जल्दी लिख के टाइप करो। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर या 17 मीटर। चला दूसरा ऑप्शन होगा, ये पहला ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 16.6 या कितना मीटर? 17 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ये है लड़के का चट्टान, क्या है? चट्टान है। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। चला जितना सेकंड जाने में लगता है ना उतने सेकंड आने में भी लगता है। तो ये जो ताली बजाया 3 सेकंड बाद सुनाई दिया, इसका मतलब 1.5 सेकंड लगा होगा इसको जाने में और 1.5 सेकंड लगा होगा आने में। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड है तो चट्टान से कितनी दूरी पर होगा? बताओ। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर, अरे दोस्त, चाल बराबर दूरी या बटा समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? 346 और समय कितना है? 1.5। गुना कर दो, आंसर 519 इज द राइट आंसर। 3 डोढ़ है 4.5 ना, गुना नहीं करना है। 3 डोढ़ है 4.5 45 है तो ऑलरेडी 500 हो जाएगा। अगर किसी साउंड को जाने में 3 से और जाकर आने में 3 सेकंड लगा, इसका मतलब जाने में 1.5 सेकंड और आने में 1.5 सेकंड। बोलवे नहीं करेगा। एगो नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जितना सेकंड जाने में लगता है उतने सेकंड आने में लगता है। जितना सेकंड जाने में लगता है उतना सेकंड आने में लगता है। जितना सेकंड जाने में लगता है उतना सेकंड आने में लगता है। जितना सेकंड जाने में लगता है उतना सेकंड आने में लगता है। अब देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट है। एक व्यक्ति को चट्टान के पास ताली बजाने पर 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दिया। व्यक्ति के चट्टान की दूरी क्या होगा? 4 सेकंड बाद मतलब जाने में कितना समय लगा होगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल का मान कितना है? 346। समय का मान कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। आंसर सही है। देखो, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा, यहाँ आइएगा फिर ग्रुप डी 2018 में पूछा, ये 5-11 को पूछा, ये 11-12 को पूछा, अलग अलग डेट में पूछा। 0 डिग्री C तापमान पर ध्वनि की गति होती है, देखो 332 मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऑप्शन है, और 331 मीटर पर सेकेंड ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें भी क्या किया ना, 331 मीटर सेकेंड नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। आंसर बता दो क्या होगा? एकदम स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है। 331 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ना कि मीटर सेकेंड होगा। समुद्र में समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1498 सही है ना? हाँ, 1531। सामान्य जल में 1498। सामान्य जल में 1498, हवा में 331।
331 की 332? 300 अभी लिखा है 332 331 में अगर कोई दोनों रहे तो क्या मानना? 331 नहीं रहेगा तब 332। बता, एक ध्वनि स्रोत इतना हर्ज का तरंग भेजता है, इतना मीटर का तरंग ध्वनि तरंगी का क्या होगा आंसर बता? इसको चला बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर सीधे हो जाएगा। इसलिए कि ध्वनि तरंग की गति का सही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड एक जगह है, ये है, तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्वनि तरंग के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बता। 300 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, यह यांत्रिक तरंग है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात में ही गमन नहीं करता है, ध्वनि तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ये तो साफ है गलत है। लंबी दूरी तक यात्रा नहीं करेगा, एकदम करेगा। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग, आघात मतलब वही शॉकिंग वेव, प्रघाती तरंग उत्पन्न करता है। इन आघाती तरंग को निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? चला, सोनिक बूम। क्या कहते हैं इसको? सोनिक बूम, या इसी को हम लोग कहते हैं शॉकिंग वेव। क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं चला शॉकिंग वेव, या इसी को कहते हैं प्रघाती तरंग। और इस सब का निर्धारण किस नंबर के द्वारा होता है? मैक नंबर के द्वारा। इस सब का निर्धारण किस नंबर के द्वारा होता है? मैक नंबर के द्वारा होता है। ध्वनि के उच्च वेग का निर्धारण, वायुयान के वेग का निर्धारण किस नंबर के द्वारा? मैक नंबर के। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, एम्पियर किसका? धारा का। ओम किसका? प्रतिरोध का। ओम प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। ये क्लियर है ना? बढ़े। देखो ये चीज ध्यान रखना, ध्वनि की तीव्रता का अगर ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या मारना? डेसिबल। अगर व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक पूछेगा डेसिबल, व्यवहारिक मात्रक पूछेगा माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक डेसिबल। हाँ एक मिनट, ध्वनि की तीव्रता का हाँ ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आई व्यवहारिक मात्रक डेसिबल। व्यवहारिक मात्रक क्या? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, और व्यवहारिक मात्रक क्या? डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि के लाउडनेस या सॉफ्टनेस, लाउडनेस मतलब अधिक, धीमा और प्रबल, धीमा या क्या प्रबल, बताओ क्या होगा? हम बोले थे तीव्रता जो है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है और इसी के कारण धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। बताओ क्या होगा आंसर? आयाम इज द राइट आंसर। सही है ना? और ध्वनि का जो तारत्व होता है यह निर्भर करता है आवृत्ति पर है। इसके कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। मोटा या क्या सुनाई देता है? पतला। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति। एक बड़े हॉल की दीवार ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? सही है ना? बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि। एक ध्वनि की आवृत्ति दे दिया है, n का मान कितना?
50 हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य लैम्डा दे दिया है कितना, 4 मीटर। तो ध्वनि तरंग की चाल v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n का मान हो गया 50 इंटू 4 कितना, 200 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 200 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बी में किसका, सोनार। सतह पर जहाज खोजने के लिए जहाज, पानी में सोनार, खोजने के लिए रेडार। रेडार में रेडियो तरंग यूज करता है। ये क्या है रे, एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। चित्र खींचे जाते हैं। अब श्रव्य तरंग क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्रव्य। सतह पर चीजों को खोजने के लिए रेडार, और समुद्र के अंदर चीजों को खोजने के लिए सोनार। सोनार में अल्ट्रासाउंड यूज किया था, पराश्रव्य तरंग। रेडार में रेडियो तरंग। अवश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम, एमआरआई हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई बोले तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनमें से कौन सा माध्यम घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। एक दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति, अब महत्तम विस्थापन को आयाम। ये कहते हैं 1 सेकंड में दोलन की संख्या, 1 सेकंड में दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। अब महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, महत्तम विस्थापन को कहते हैं आयाम। आई तो पता होगा, लगातार श्रृंग या लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। लगातार श्रृंग या लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य। बोलो हाँ। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल, और 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति। अब महत्तम विस्थापन को आयाम। यही ना महत्तम विस्थापन है, यही ना महत्तम विस्थापन है। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम। क्लियर। आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू